जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अगला पेपर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए उनके लिए आगे रिकमेंड करें। अब बिना समय गवाए हम अपने पेपर पे आते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला पार्ट है जो हमें करना है। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एग्जाम में हमें सबसे पहले बेटा जीके का पार्ट करना है, वहां जीके का ही आएगा। और दूसरे नंबर पे उसके बाद आपको बेटा जीएस का करना है, दूसरे पे आपका जीएस का ही पार्ट आएगा। अब देखो, सबसे पहली चीज, ईरान का पुराना नाम क्या है। देखो बेटा, ईरान की बात करें, देखो ईरान में क्या था बेटा, लगभग मैं कहूं 600 ईसा पूर्व की बात करूं, वहां हकमनी वंश का शासन था। और ध्यान रखना, उससे पहले वहां ज्यादातर जो पारसिया धर्म, पारसी लोग रहते थे, पारसी धर्म के लोग रहते थे। ध्यान रखना, कौन से लोग रहते थे? पारसी धर्म के लोग रहते थे। लेकिन उसके बाद वहां इस्लाम का उदय हुआ बेटा, और इस्लाम का उदय होने के बाद क्या है कि वहां से पारसियों को जबरन देश छोड़ने पे मजबूर किया गया। उनके ऊपर अत्याचार किए गए कि भाई या तो आप इस्लाम ग्रहण करो, नहीं तो फिर अत्याचार झेलो। तो इसके बाद क्या है कि बेटा वहां से काफी जो पारसी लोग थे वो भारत भी आ गए थे, और आज भी भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में वो मिलते हैं। तो ध्यान रखना, तो उस का जो नाम था वो पारसिया था, पारसी लोग रहते थे। ध्यान रखना, पारसी धर्म के लोग रहते थे, ठीक है, जिसको हम फारस भी बोल देते हैं। तो ईरान का पुराना नाम पूछे आपसे, तो ईरान का जो पुराना नाम है वो क्या है बेटा आपका? पारस, पारसिया। इसके बाद चलिए आगे, युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखो बेटा, युवा दिवस की बात करें, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, जी का जन्म हुआ। और उन्हीं का जो जन्म दिवस है, ध्यान रखना, ये उन्हीं का जो जन्म दिवस है, ये एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं बेटा 24 जनवरी की, तो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है बेटा। ध्यान रखना, कौन सा? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इसलिए 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद करते हैं बेटा 10 दिसंबर। देखो ध्यान रखना, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आता है कई बार एग्जाम में कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर की बात करें तो बेटा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो युवा दिवस की बात करें 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? देखो मेनली बात करें बेटा अजंता और एलोरा, ज्यादातर इन दोनों का ही नाम एक साथ आता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। बेटा ध्यान रखना, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन से धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें क्या है कि बेटा बहुत अच्छी कलाकृतियां हैं, बहुत अच्छी इसमें कलाकृतियां हैं दीवारों पर, और इसको बेटा यूनेस्को की विश्व धरोहर में है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ध्यान रखना, अजंता और एलोरा की गुफाएं। देखो ये आपके बेटा अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये आपके बेटा औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ध्यान रखना, अजंता और एलोरा की गुफाएं हालांकि एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इन दोनों का नाम हमेशा एक साथ आता है। और ये अपनी विशिष्ट जो कलाकृतियां हैं बेटा, वहां की जो गुफाओं में दीवारों पर जो अंकन है, जो चित्र है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि वो जो कलाकृति है वो बहुत ज्यादा मनमोहक है। तो ये कहां पे है? आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखना, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपसे पूछी जाए तो ये आपका कौन से राज्य में है? ये आपका महाराष्ट्र में। इसके बाद चलिए आगे, देखो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? देखो बेटा पहले की बात करें तो 1914 से 1918 को, दूसरे की बात करें बेटा तो 1939 से 1945 को हुआ। यह 1939 में आरंभ हुआ था। ध्यान रखना, 1939 में यह आरंभ हुआ था, और उसके बाद बेटा ये 1945 तक चला था। देखो जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो दूसरा विश्व युद्ध है आपका, इसमें लगभग बेटा 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए। ध्यान रखना, 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए थे।
इनमें बहुत सारे आपके सैनिक भी थे, बहुत सारे सिविलियन थे। एक तरफ बेटा मित्र राष्ट्र थे, देखो एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ आपके धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में आपके बेटा देखो रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे देश थे, ध्यान रखना। और धुरी राष्ट्रों की बात करें बेटा, इसमें आपका जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, ऐसे देश थे, वो आपके कौन से थे बेटा, धुरी राष्ट्र थे। और ध्यान रखना इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में बेटा देखो जर्मनी, जो जर्मनी में हिटलर था, हालांकि ये युद्ध जीत ही जाता, लेकिन ये रूस में चले गए और बहुत ज्यादा अंदर तक चले गए, तो इनको रूस की सर्दी ले बैठी बेटा, रूस की सर्दी में बर्बाद हो गए। और उसके बाद जो बात करें युद्ध का समापन कैसे हुआ, जब 1945 में एक पर्ल हार्बर नाम की जगह है बेटा, और पर्ल हार्बर एक मैं कहूं बेटा उनका अड्डा था, सैनिक अड्डा अमेरिका का, उस पर ब्रिटेन ने आक्रमण कर दिया था और उसके बाद बहुत भारी क्षति पहुंची थी अमेरिका को। उसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त को आपका बेटा हिरोशिमा पे और उसके बाद नागासाकी पे परमाणु बम डाला 9 अगस्त को, जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई जापान को, और उसके साथ ही वो युद्ध है जो समाप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 1939 से 1945 आएगा बेटा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखो बेटा वेदों की बात करें तो मैं इनसे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो सामवेद आपका ध्यान रखना, देखो सबसे पुराना, देखो सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है, ध्यान रखना सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है आपकी ऋग्वेद। ध्यान रखना ऋग्वेद सबसे प्राचीन किताब है, तो सीधी सी बात है बेटा सबसे पुराना वेद भी कौन सा हो जाएगा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें प्रार्थनाएं संकलन है, प्रार्थनाओं का संकलन है, प्रार्थनाओं का संकलन है। गायत्री मंत्र आपका इसी से लिया गया है, जो गायत्री मंत्र है वो आपका कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया है बेटा। ऋग्वेद के बाद जो बात करते हैं सामवेद है, जो भी बेटा इसमें प्रार्थना है, और जो ये है आपका संगीत से संबंधित है, संबंधित भाई पाठ पूजा करते हैं उसमें जो संगीत उपयोग में लेते हैं वो इसमें आता है। यजुर्वेद की बात करें बेटा, ये गद्य और पद्य है दोनों। देखो क्वेश्चन आता है बेटा कि संगीत से संबंधित कौन सा ग्रह है, गद्य और पद्य में कौन सा आपका वेद है। इसके बाद अथर्ववेद आपका बेटा तंत्र मंत्र जादू टोना इनसे संबंधित है, तंत्र मंत्र जादू टोना, औषधि विज्ञान का भी ज्ञान इसमें है, ध्यान रखना औषधि विज्ञान का भी ज्ञान इसमें है। तो इसमें कौन सा आता है, आपका अथर्ववेद आता है। तो बेटा सबसे पुराने वेद की बात करें तो सबसे जो पुराना वेद है वो आपका कौन सा हो जाता है, ऋग्वेद हो जाता है बेटा। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाता है, ऋग्वेद। इसके बाद चलिए आगे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। देखो बेटा बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। और ध्यान रखना बेटा जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ये जो असहयोग आंदोलन है बहुत बड़े स्तर पर चला था। इसमें वकीलों ने बेटा अदालत जाना बंद कर दिया था और विद्यार्थियों ने भी कॉलेज जाना बंद कर दिया था, मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी, तो बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। लेकिन एक बेटा घटना होती है 1922 में चौरा चौरी कांड की। कौन सा, चौरा चौरी कांड, जो ध्यान रखना बेटा गोरखपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, गोरखपुर में। क्या है कि बेटा एक पुलिस थाना था, उसमें आग लगा दी थी और उसमें कई सैनिक वो जल गए थे बेटा, मर गए थे। उसके बाद क्या है, गांधी जी इस घटना से बहुत ज्यादा आहत हुए क्योंकि वो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने क्या है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उसके बाद गांधी जी का भी बहुत बड़े स्तर पर विरोध हुआ कि ऐसे में उनको ये जो आंदोलन है इतना ज्यादा सफल हो रहा था, लोगों ने इतने ज्यादा सहयोग किया था, वो वापस उनको नहीं लेना चाहिए था। तो ध्यान रखना चौरा चौरी कांड के बाद है वो वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ, 1922 में। यहां से ये क्वेश्चन भी निकलता है। 1940 में मैं कई बार बताता हूं अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन सा, अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद चलिए बेटा आगे, भारत के द्वारा बनाए गए यूएवी का नाम क्या है। देखो बेटा बात करते हैं यूएवी का नाम क्या है। देखो यूएवी क्या है, ये एक मानव रहित विमान है बेटा, मानव रहित विमान है, ये मानव रहित विमान है। ध्यान रखना है इसमें मानव रहित विमान है और ये एक तरीके से बेटा ड्रोन समझो, बताऊं मैं आपका, जो कि रिमोट से कंट्रोल होता है। किससे कंट्रोल होता है, मानव रहित विमान है जो भारत के सशस्त्र सेना बलों को दिया गया है और ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है।
तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखना है। ये एक रिमोट से कंट्रोल होता है, मानव रहित विमान है और जिसका नाम है बेटा निशांत। जिसका नाम क्या है आपका? निशांत उसका नाम है। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से भारत को किसकी सदस्यता नहीं है? देखो बेटा, सार्क की बात करें तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, तो भारत इसका बेटा बिल्कुल है। और इसके जो सदस्य हैं वो भारत और भारत के पड़ोसी देश ही हैं, साउथ एशिया कंट्री है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, ऐसे देश है वो इसके क्या है? सदस्य हैं। नाम की बात करें बेटा, ये नेम ऐसे नहीं है, NAM है, ध्यान रखना, NAM है ये, ध्यान रखना, NAM ही नहीं है, NAM ही नहीं है, NAM है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी जो गुटनिरपेक्ष जिनको बेटा राष्ट्रबंधन देश भी बोलते हैं, जो भी गुटनिरपेक्ष देश हैं जो ब्रिटेन के अधीन कभी ना कभी रहे हैं, वो देश इसमें आते हैं। तो भारत इसका भी सदस्य है बेटा। G9, देखो G9 नहीं है, ये G8 है, ध्यान रखना। तो G8 का भारत सदस्य नहीं है, तो इसका मतलब G8 है। G15 का भारत बिल्कुल सदस्य है, ध्यान रखना बेटा। G8 का सदस्य नहीं है। G8 जो ज्यादातर जो मेन जो डेवलप कंट्री है, विकसित देश है बेटा, जो विकसित देश है उनका एक तरीके से संगठन है। इसका कहीं कोई भी मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी मुख्यालय नहीं है। और ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है कोई बजट हो, कोई बजट भी नहीं है इसका। होता क्या है, जब जिस देश में इसका जो बैठक होती है तो वो पूरा खर्चा वही देश उठाता है। इसका ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बजट फिक्स कर रखा हो या फिर जो बाकी देश हैं जो बजट देते हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो कौन सा है आपका? G8 है, ठीक है। पहले G8 होता था, लेकिन बेटा रशिया को हटा दिया, रूस को हटा दिया जब से यूक्रेन वाला मुद्दा स्टार्ट हुआ था, उसके अब इसके बाद ये G7 ही रह गया बेटा। मोटेरा स्टेडियम कहां है? देखो बेटा, मोन्टेरा नहीं है, ये मोटेरा स्टेडियम है, ध्यान रखना कि मोटेरा स्टेडियम आपका कहां है। देखो, एम चिदम्बरम स्टेडियम, एम चिदम्बरम स्टेडियम है आपका चेन्नई में। अहमदाबाद में मोटेरा, ध्यान रखना, ये आपका कहां है? अहमदाबाद में। और इसका जो नाम है वो नरेंद्र मोदी है। पहले इसका नाम बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। बेंगलोर में आपका बेटा चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ध्यान रखना, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है आपका। मणिपुर में ऐसा कोई नहीं है। एक दो और बता देता हूं बेटा मैं, जो पूछे जाते हैं आपसे, क्रिकेट के मैदान है, वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में। अरुण जेटली, जिसको फिरोजशाह कोटला बोलते थे बेटा, अरुण जेटली जो स्टेडियम है वो आपका दिल्ली में है। इसके बाद बात करें बेटा ईडन गार्डन्स, ये आपका कोलकाता में, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। सबस्टेल बैटल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? देखो बेटा, ये मोटर खेल से संबंधित है और ये फॉर्मूला 1 रेस के नंबर 1 खिलाड़ी है, ध्यान रखना। कौन से खेल के? फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, ध्यान रखना, रेस के नंबर 1 ड्राइवर है और ये 2010 से नंबर 1 पे है बेटा, ध्यान रखना। तो कौन है? सबस्टेल बैटल। इसके बाद चलिए आगे, नहीं फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल नहीं है, मोटर खेल है बेटा, मोटर खेल, इसको ठीक कर लेना। फॉर्मूला 1 रेस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और ये आपके मोटर खेल से संबंधित है। इसके बाद आइए आगे, हडसन नदी किस शहर में बहती है? देखो पहले बात करते हैं, जो ऑप्शन 1 दिया है इसमें कि शंघाई, तो देखो शंघाई ये यांगत्जे नदी के किनारे और चीन का सबसे बड़ा शहर है, चीन का सबसे बड़ा शहर है। तो कई बार आता भी है बेटा कि चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जैसे हमारे भारत की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है। तो ऐसे ही बात करें बेटा चीन की, तो चीन का सबसे बड़ा शहर क्या है? शंघाई। न्यूयॉर्क, ध्यान रखना, हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क शहर में बहती है और ये भी बेटा अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है वो?
न्यूयॉर्क है। अब बेटा बगदाद की बात करें तो बगदाद का आपको पता ही है, बगदाद कहां पे है, इराक की राजधानी है और ये दजला नदी पे है बेटा। कौन सी नदी, दजला नदी पे इराक की राजधानी है, ध्यान रखना। इस्तांबुल आपका टर्की में है बेटा, तुर्की में। इस्तांबुल कहां है, तुर्की की राजधानी है। राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव, देखो बेटा राज्यसभा के सदस्य पूछे 250 सदस्य, 238 आपके राज्यों से आएंगे, 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करता है। अध्यक्ष की बात करें तो बेटा इसका अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन होता है इसका, उपराष्ट्रपति होता है। और इसका जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। दोनों सदन मतलब कौन कौन से, राज्यसभा प्लस लोकसभा, या जिसको उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना दोनों के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि बात करता है राज्यसभा के उपसभापति की, कई बार आ जाता है बेटा, यदि हम उपसभापति की बात करें तो उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपसभापति की बात करते हैं तो उपसभापति का जो चुनाव है वो राज्यसभा के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तिकेरी और मुंह है। देखो बेटा तिकेरी और मुंह, इसके बारे में देखो बेटा मैं ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, ये एक आकाश जनजाति है बेटा, आकाश जनजाति जो तीर और कमान को क्या बोलती है बेटा, तीर कमान को, जो धनुष्मान होते हैं बेटा, तीर कमान होते हैं, ठीक है, तीर कमान को क्या बोलते हैं, वो तिकेरी और मुंह बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का बेटा जनजातीय औजार में आ गया बेटा, ठीक है ना, एक प्रकार का हथियार या एक प्रकार की नौका, एक प्रकार का जहाज। तो ये बेटा एक जनजातीय औजार नहीं, या एक प्रकार का चलो हथियार ले लो, हथियार में भी बेटा जनजाति का हथियार है, जनजाति का औजार हथियार, हथियार ये बेटा है, ठीक है। तो इसको कर लेना, एक प्रकार का हथियार है जो आकाश जनजाति के लोगों द्वारा लिया जाता है। और हथियार क्या है बेटा, तीर कमान भी है, उसको ये तिकेरी और मुंह ही बोलते हैं। तो ये हथियार है, ध्यान रखना बेटा। इसके बाद चलिए आगे, निम्न में से भारत की महत्वपूर्ण रबी की, देखो रबी की फसल बेटा ज्वार धान बाजरा, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं और ये किसकी है, रबी की फसल है। देखो खरीफ की फसल क्या होती है, जो मेनली वर्षा ऋतु में बोई जाती है और उसके बाद आपका सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, वो आपकी बेटा खरीफ की फसलें होती हैं। और उसके बाद बेटा जो फसलें आपकी अक्टूबर में बोई जाती हैं, उसके बाद अब जो समय चल रहा है बेटा मार्च अप्रैल, और इस टाइम पर जो फसलें काटी जाती हैं वो किसमें आती हैं, आपकी रबी की फसलें होती हैं। तो देखो ये आपका बेटा सामान्य ज्ञान हो गया है। इसके बाद आते हैं, अगला पार्ट है आपका सामान्य विज्ञान, यानी कि अब इसके बाद पढ़ेंगे हम बेटा जनरल साइंस वाला भाग। अब आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है। देखो गायरोस्कोप की बात करें तो बेटा ये ध्यान रखना, गायरोस्कोप किस काम में आता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को नापता है बेटा, ध्यान रखना एंगुलर वेलोसिटी को। ये मेनली आपके मोबाइल फोन में भी होता है। बात करें बेटा पेरिस्कोप की तो ध्यान रखना, जो आपका पेरिस्कोप है, ये पेरिस्कोप किस काम में आता है, तो ये जो पेरिस्कोप है आपका बेटा, एक बार देखो ये क्या होता है, एक प्रकाशीय यंत्र है जो कि पनडुब्बी वगैरह होती हैं उनमें काम आता है बेटा, ठीक है। बाइनोकुलर आपका बेटा दूरबीन को कहते हैं। और टेलीस्कोप से ध्यान रखना, आपके जो आकाशीय पिंड हैं वो किससे देखे जाते हैं, टेलीस्कोप से देखे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा काम में आता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो टेलीस्कोप है। कैलोरी किसका मात्रक है, देखो बेटा बल का मात्रक न्यूटन, और या डाइन होता है बेटा, वोल्ट आपका विभवांतर का है, शक्ति का आपका वाट हो गया, और कैलोरी देखो ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, कैलोरी। ऊष्मा ऊर्जा या कार्य का बोल देते हैं, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, कैलोरी भी होता है, ध्यान रखना। और इनका जो मात्रक है बेटा ऊर्जा वगैरह का, वो जूल भी होता है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, देखो बेटा हाइडल पावर स्टेशन का मतलब समझो क्या है। हाइडल पावर स्टेशन में या तो गिरते हुए पानी से ऊर्जा बनाई जाती है, देखो जो विद्युत उत्पादन करते हैं गिरते हुए पानी से, या
बहते हुए पानी से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। और ध्यान रखना ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रदूषण रहित होता है। सबसे कम प्रदूषण आपके इसी प्रोसेस में होता है ऊर्जा बनाने वाले में। बाकी आप कोयले से बेटा आप बिजली बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है वहां कोयला है, जलेगा तो बेटा कार्बन है, धुआं भी छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ेगा, जिससे क्या है प्रदूषण फैलेगा। लेकिन ध्यान रखना हाइडल पावर स्टेशन में गिरते हुए पानी या बहते हुए पानी से ऊर्जा बनाई जाती है, और जो कि बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है, बिल्कुल प्रदूषण रहित प्रक्रिया है। निम्न में सबसे अधिक प्रोटीन कहां पाई जाती है? देखो बेटा प्रोटीन की बात करें सबसे अधिक सोयाबीन में पाई जाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 40% से ज्यादा पाई जाती है। अंडा इसका आंसर नहीं है। अंडे में ध्यान रखना बेटा 14 से 16% तक ही पाई जाती है। बाकी मूंगफली में भी अच्छी पाई जाती है प्रोटीन। और मूंगफली को बेटा इसीलिए गरीबों का बादाम कहते हैं। गरीबों का बादाम किसे कहते हैं? मूंगफली को कहते हैं। दाल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना सोयाबीन में। चने की दाल की बात करें तो बेटा 25% होती है। मूंग की दाल की बात करें तो 24% होती है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो दालों में ही देखो दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। पैर और मुंह की बीमारी किसको होती है? देखो बेटा एक रोग होता है, खुरपका बोलते हैं जिसको, सॉरी एक रोग होता है जो आपके बेटा मुख्यतः जानवरों में होता है। ठीक है ना, खुरपका रोग बोलते हैं इसको। अब उसमें होता क्या है कि बेटा मुंह से बहुत ज्यादा लार निकलती है, मुंह से बहुत ज्यादा पानी आता है, लार निकलती है, बहुत ज्यादा लार आती है, और जो जीभ है उसके अंदर छाले भी हो जाते हैं मुंह में। ऐसे ही बेटा पैर में क्या होता है, जो खुर होते हैं खुरों में छाले हो जाते हैं, या खुरों में छाले हो जाते हैं, या खुर पक जाते हैं। ध्यान रखना ये जो बीमारी है वो आपके पशुओं में होती है, गाय भैंस इस तरीके के जो पशु होते हैं ये बीमारी उनमें होती है, जिसको शायद खुरपका रोग भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से खुरपका रोग भी इसको कहा जाता है। एक बार ये चीज आप वेरीफाई कर लेना बेटा। सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? देखो बेटा गंधक की बात करें सबसे पहले तो देखो गंधक क्या है बेटा, H2SO4 इसका फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला? H2SO4। और ध्यान रखना ये उद्योगों में बहुत ज्यादा काम आता है। कहां पे आता है? उद्योगों में। ऐसा माना जाता है कि भाई जिस देश में गंधक या जिस देश में बेटा H2SO4 ज्यादा है वो देश ज्यादा संपन्न है, क्योंकि वहां ज्यादा उद्योग धंधे हैं। ध्यान रखना ये उद्योग धंधों में काम आता है। सोरे अम्ल की बात करें बेटा तो इसका फॉर्मूला है HNO3। इनके फॉर्मूले जरूर याद रख लेना। सिट्रिक एसिड की बात करते हैं बेटा, साइट्रिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला है आपका C6H8, C6H8 और O7 ये इसका फॉर्मूला है। और ध्यान रखना जो साइट्रिक एसिड है वो सबसे ज्यादा नींबू में पाया जाता है और खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और ध्यान रखना इसमें विटामिन सी होता है मेरे हिसाब से ज्यादा। इसके बाद देखिए एसिटिक अम्ल की बात करें बेटा, देखो एसिटिक अम्ल है जो सिरके की जो प्रकृति होती है अम्ल की, वो ध्यान रखना किसकी वजह से होती है? एसिटिक अम्ल की वजह से होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एसिटिक अम्ल है बेटा। एसिटिक अम्ल को ही सिरका कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे। विहेल है एम्फीबियन। देखो बेटा एम्फीबियन वो उभयचर बेटा आपके वो प्राणी होते हैं जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं। मेंढक हो गया, जो आपके जल और थल दोनों जगह रह सकें वो आपके बेटा एम्फीबियन होते हैं। ममल्स स्तनधारी जितने भी जीव हैं बेटा जो अपने बच्चों को एक तरीके से मैं कहूं बेटा दूध पिलाते हैं, तो वो सारे के सारे आपके ममल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है, सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी है। ये आपका ध्यान रखना, सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी है। सबसे बड़ा समुद्री क्या बेटा? सबसे बड़ा जीव ही है ये, जो आप जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी है। रेप्टाइल जो जीव आपके रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं बेटा, जैसे आपका बेटा सांप हो गया, आपका इसके अलावा बेटा मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया। ठीक है, तो ये आपके रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है व्हेल क्या है? एक स्तनधारी जीव है, सबसे बड़ा समुद्री स्तनधारी जीव है। प्लेग बीमारी देखो मच्छरों से बिल्कुल नहीं फैलती है बेटा। मच्छरों से आपकी जो बीमारी की बात करें तो आपका मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये रोग ऐसे हैं जो कि आपके मच्छरों काटने से फैलते हैं। कुत्ते के काटने से रेबीज या जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं वो फैलता है।
और ये जो प्लेग है वो आपका चूहों से फैलता है। तो ध्यान रखना, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? आपकी चूहों से फैलती है। तो देखो इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देता है? देखो आप बेटा अनिल याद रखना, अनिल, आ मतलब अम्ल, और अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। अनिल ध्यान रखना, अम्ल है वो नीले को लाल कर देता है, और जो क्षार है आपका कौन सा बेटा? क्षार है वो उल्टा हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा। अब देखो पूछा क्या है, कौन सा लाल को नीला करेगा? तो लाल को नीला कौन सा करेगा? आपका क्षार करेगा बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? देखो बेटा हवा में बात करें ध्वनि का वेग, ध्यान रखना हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 होता है, 340 आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 350 आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो यहां तापमान नहीं दिया है तो हम 0 डिग्री ही मानेंगे। और ध्यान रखना बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हवा में ध्वनि का वेग होता है वो 332 होता है, 15 डिग्री पर 340 होता है, और 30 डिग्री पर आपका कितना होता है बेटा? 350 होता है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बेटा आते हैं अमूमन एग्जाम में। इसके बाद चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। थर्मामीटर में देखो, जो थर्मामीटर में किया गया द्रव है वो आपका मरकरी है, जिसको हम पारा भी कहते हैं। ठीक है, तो मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में, जो भी टेम्परेचर वगैरह उसका नापते हैं बॉडी का। समतल दर्पण द्वारा, तो देखो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और पार्श्व उल्टा बनता है। क्योंकि आप देखो समतल दर्पण में खुद को देखते हैं तो उसमें दर्पण में होता क्या है, आपका जो राइट भाग है वो लेफ्ट दिखाई देता है, और जो लेफ्ट भाग है वो कैसा दिखाई देता है? आपका राइट दिखाई देता है। तो ध्यान रखना इसमें आपका राइट और लेफ्ट बदल जाता है। तो ये आभासी और पार्श्व उल्टा दिखाई देता है, वो किसमें दिखाई देता है बेटा? आपका समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई दे, समतल बना प्रतिबिंब है। ये ऐसा कर लेना, क्वेश्चन को चेंज कर लेना कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। तो ध्यान रखना वो कैसा होता है बेटा? आपका आभासी और पार्श्व उल्टा होता है ये बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे। लीवर का मुख्य कार्य है, देखो बेटा लीवर की बात करें तो लीवर का मुख्य कार्य क्या है? देखो रक्तदाब नियंत्रित, देखो रक्तदाब नियंत्रित क्या है बेटा? आपका जो हृदय, हृदय जो रक्त को पंपिंग करता है बेटा, हृदय जो हार्ट बेटा आपका रक्त को पंपिंग करता है, उसी से रक्तदाब नियंत्रित होता है। अब आपका जो लीवर है, देखो बेटा लीवर का काम क्या है? देखो ये लीवर कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, ध्यान रखना कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। लीवर कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, और ये क्या करता है बेटा? एक तो आपका जो अपापच है उनका डिटॉक्सिफाई करता है, को डिटॉक्सिफाई, और प्रोटीन संश्लेषण करता है बेटा, जिससे क्या है? पाचन में मदद मिलती है। तो ये ध्यान रखना पाचन प्रक्रिया में जो है वो मदद करता है। ध्यान रखना जो पाचन के लिए जो भी जैव रासायनिक तत्व हैं वो बनाता है, जैव रासायनिक तत्व बनाता है। जो रक्त साफ होता है वो बेटा आपका किडनी से होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? पाचन क्रिया में। एल्कोहल का हिमांक क्या है? तो ध्यान रखना बेटा ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एल्कोहल का हिमांक -130 है। आपको कई जगह बेटा -115 भी मिल जाएगा, अलग अलग मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो जो एल्कोहल का हिमांक टेम्परेचर है वो आपका -130 डिग्री होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो बेटा विटामिन सी की बात करें तो देखो एसिटिक अम्ल मैंने अभी बता दिया था, इसको हम बेटा सिरका भी बोलते हैं। लैक्टिक अम्ल ये आपका मेनली दूध दही में पाया जाता है, और एस्कार्बिक अम्ल है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ध्यान रखना किसका नाम है? ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो यहां पर देखिए बेटा आपके जीके और जीएस के ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मैथमेटिक्स का। यदि a प्लस बी बराबर 9 है और ए बी बराबर 20 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो देखो बेटा a प्लस बी कितना है? 9। इसको बेटा खोलो एक बार, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ बेटा। मैं ध्यान रखना दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं। क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी बराबर 9, मैं स्क्वायर कर रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 का स्क्वायर 81। अब देखो यहां दिया है बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 2ab, तो 81 माइनस 2ab। अब बेटा 2 गुणा में ab का मान कितना है 20 है, तो 2 गुणा में 20, तो 81 माइनस 40 कितना आ गया 41 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा बेटा 41 आ जाएगा। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 41। अब आइए दूसरा, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। देखो बेटा चाल बराबर होता है आपके पास दूरी बटा समय, और दूरी कितनी है आपके पास बेटा 140, समय कितना है 12 सेकंड। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, चाल यहां किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, जब हमें बेटा 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा 5/18 का उल्टा करना है। यदि मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो गुणा 18/5 का, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। तो यहां देखो बेटा दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 का गुणा 12 दूनी 12 तिया 5 से कितनी बार कट गया बेटा, ये 5 से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28 बार कट गया, 14 तिया कितना आ जाएगा बेटा 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 42 किलोमीटर पर आवर। 140 दूरी है, समय 12 सेकंड है, भाग दे देंगे 18/5 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 से काट देंगे बेटा, 5 से 28 बार कट जाएगा, और ये 6 दूनी 12 6 तिया 18, 2 से कट जाएगा 14 बार और 14 तिया 42। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टा में क्या आ जाएगा बेटा 100। अब आपके पास मूलधन देखो क्या है बेटा 5000, दर कितनी है 8 और समय कितना है 2, और बट्टे में क्या कर देना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो करो, 50 गुणा में 8 दूनी 16 पंजे 80, तो कितना आ गया बेटा 8000 रुपए आ जाएगा, सॉरी 800 रुपए आ जाएगा, 800 रुपए आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 800 रुपए। यहां डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और इसके बाद है आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलो बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखो एक होता है बेटा लंब केंद्र, इसको लंब केंद्र लिखो, परपेंडिकुलर नहीं, लंब केंद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ऑर्थो सेंटर। तो ध्यान रखना ये लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट पर आपके लंब एक दूसरे को काटते हैं वो लंब केंद्र है। परिकेंद्र जहां पे आपके भुजा लंब समद्विभाजक काटते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक जहां काटते हैं, समद्विभाजक जहां काटते हैं वो आपका परिकेंद्र होता है। केंद्रक माध्यिकाएं जहां काटती हैं तो वो केंद्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बेटा केंद्रक होगा। एक क्वेश्चन और यहां से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है, तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 में काटता है। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार नहीं आर्मी में कई बार पूछा गया है। एक और होता है जो इसमें नहीं दिया गया है वो भी बता देता हूं मैं, एक अंतः केंद्र और होता है, और अंतः केंद्र क्या होता है बेटा आपका कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है वो आपका क्या कहलाता है अंतः केंद्र कहलाता है। इसके बाद चलिए बेटा आगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखो बेटा एक तो सीधा तरीका है, आप इसको या तो सेटिस्फाई करवा लो, सेटिस्फाई करवा के देख लो, x बराबर -7 है तो 7 रखो, -8 है तो x बराबर 8 रखो, ठीक है। तो ये चीज में मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि ऑप्शन से देखते ही हो जाएगा। बाकी वैसे करना है x² + 15x + 56, तो ऐसी दो संख्याएं सोचो, जोड़ने घटाने पर कितनी आए बेटा 15x और गुणा करने पर 56, प्लस का है x² प्लस तो 8x + 7x + 56 आ जाएगा बेटा। x कॉमन लो, x + 8 + 7 कॉमन लो और x + 8 ये आ गया बेटा आपका। इसके बाद x + 7 और x क्या आ जाएगा बेटा 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो x + 7 और x +
8 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा 116 64, ये देखो किसका वर्गमूल है बेटा। देखो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है, 116 और 64 ये किसका वर्गमूल है। अंतिम अंक देखो बेटा 4 है, तो 4 कहां पे आता है, 2 पे या 8 पे। मैंने आपको बताया देखो 2 का वर्ग 4 हो गया, 8 का वर्ग बेटा 64 हो गया, तो लास्ट डिजिट 4 है। फिर 12 का 144 हो गया, 18 का 324 हो गया। तो ध्यान रखना जहां अंतिम अंक 4 आ जाए वो 2 का या 8 का होगा। इसके बाद देखो बेटा 116 से छोटी वर्ग संख्या, छोटी वर्ग संख्या है 116 से क्या 100, और ये 100 किसकी है, 10 की है। तो या तो ये 102 का हो गया या 108 का हो गया। अब हमें एग्जैक्ट पता लगाना है ये किसका है। तो बेटा 116 से ठीक बड़ी बताओ क्या हो गई, 116 से ठीक बड़ी 121 हो गई। अब 121, 116 किसके नजदीक है बेटा, 116 121 के नजदीक है, यानी कि बड़ी संख्या के नजदीक है, तो आंसर बड़ी संख्या हो जाएगा। छोटी संख्या के नजदीक होती तो आंसर क्या हो जाता, छोटी संख्या हो जाती। ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक आपको क्लास में बताई है वर्गमूल घनमूल ज्ञात करने की, तो आप इसको बेटा आसानी से कर सकते हो। ध्यान रखना और भी तरीके हैं, लेकिन मैं बाकी तरीके नहीं बता रहा हूं, वो तरीके बहुत लेंदी हैं। वर्गमूल घनमूल की मैंने आपको डायरेक्ट एक ही ट्रिक बताई है, और उस ट्रिक से आपके क्वेश्चन है वो देखते ही हो जाएंगे सारे के सारे। इसके बाद आओ, एक आदमी एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी। देखो बेटा क्रय मूल्य की बात करें 1500, विक्रय मूल्य की बात करें बेटा 1800, लाभ कितना है बेटा 300, कितने पे 1500 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 15 से कितनी बार 20 बार, तो कितने परसेंट आ गया बेटा उसका 20%। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा 20%। अब बेटा ये देखो 3:4 बराबर 6:x, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3/4 बराबर 6/x, क्योंकि एक अनुपात को मैं एक भिन्न के रूप में भी लिख सकता हूं, आप ध्यान रखना बेटा। तो 3/4 बराबर 3 ये हो गया बेटा 3x बराबर 6 गुणा 4, 3 से 2 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 8 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक वृत्त की त्रिज्या, देखो बेटा सर्किल की रेडियस दे रखी है आपके पास कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r बराबर 7 है, और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर है। यहां पे पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, तो ये आप रखो इस फॉर्मूले में। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है बेटा 7 गुणा 7 से 7, 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइन 90, अब देखो बेटा साइन 90 का मान क्या है। देखो साइन 90 का मान ध्यान रखना 1 होता है। कितना होता है साइन 90 का मान 1, 0 होता है, ये साइन 0 का होता है, अनंत ध्यान रखना साइन में किसी का मान नहीं होता है। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है उसके गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बेटा अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला है, ये सेमी स्फीयर है बेटा, इसकी त्रिज्या r है। अब देखो इसकी बात कर रहा है बेटा, ये जो भाग आपने जैसे बॉल को बीच में से काट दिया, तो गोलीय पृष्ठ की बात कर रहा है, तो गोलीय पृष्ठ का मतलब है बेटा मैं कहूं वक्र पृष्ठ। अब एक बताओ पूरा गोला होता है बेटा, पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो गया क्षेत्रफल बेटा, ध्यान रखना आधे का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि संपूर्ण पूछता है इसमें, तो बेटा संपूर्ण में क्या आ जाता, ये गोलीय पृष्ठ और ये आधार का क्षेत्रफल आ जाता, तो गोलीय पृष्ठ प्लस आ जाता आपका आधार। अब देखो बेटा गोलीय पृष्ठ का क्या है क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और ध्यान रखना इसका क्या है बेटा वृत्त है, तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। यदि गोलीय पृष्ठ का पूछा है आपसे तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात करता तो संपूर्ण पृष्ठ का जो आंसर है वो क्या हो जाता 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता। अब इसके बाद चलो बेटा आगे चलते हैं। ध्यान रखना गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यदि मैं बात कर रहा हूं बेटा संपूर्ण पृष्ठ की, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद चलिए आगे, दो संख्याओं का योग 180 है और उनका अंतर 20 है, तो संख्याएं क्या होंगी। डायरेक्ट करो बेटा देखते ही, योग 180 है, देखो योग 180 है, a प्लस बी योगफल 180 है, और a माइनस बी कितना है 20। आप चाहो तो ऑप्शन से करो, इनको जोड़ो बेटा 180 बन रहा है, नहीं बन रहा भाई 190 बन रहा है, पहला गलत।
योगफल तो 180 बन रहा है, लेकिन अंतर बेटा 40 का है, 20 का नहीं है, तो ये भी गलत। योगफल 160 बन रहा है, अंतर ध्यान रख 160 बन रहा है, 180 बनना चाहिए, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। बाकी वैसे करें पूरा, तो बी से बी कट गया बेटा, 2a बराबर 200, तो a बराबर आ जाएगा 100, और a बराबर 100 रखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 80। तो वो संख्या होंगी, ध्यान रखना, वो जो संख्याएं आपकी होंगी, एक तो 100 होगी, और जो दूसरी संख्या है आपकी वो क्या होगी बेटा 80 होगी। तो 100 और 80 ऐसी दो संख्याएं जिनका जो टोटल है, जिनका योगफल है, वो ध्यान रखना 180 है, और इनका जो अंतर है वो कितना है 20 है। 8 प्रेक्षणों का औसत 42 है, तो प्रत्येक प्रेक्षण में 4 जोड़ दें तो नया औसत होगा। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें सीधा सीधा करना है, जो हम जोड़ रहे हैं, ध्यान रखना, जो संख्या जोड़ रहे हैं वही संख्या या तो आप औसत में जोड़ दो, घटा रहे हैं तो वही संख्या घटा देंगे, गुणा कर रहे हैं तो गुणा कर देंगे, और आप भाग दे रहे हैं तो भाग कर देंगे। तो 8 का 42 है, तो नया 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटा 46 आ जाएगा। विजय और गोपाल की आयु का अनुपात 3:7 है। आज से 3 साल पहले, देखो ये वर्तमान कर लेना बेटा, वर्तमान कर लेना, तो विजय और गोपाल वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात है बेटा 3:7। आज से 3 साल पहले विजय 12 साल का था। विजय की बात करें बेटा, 3 साल पहले विजय कितने का था 12 का था, तो आज कितने का होगा, जब बेटा 3 साल पहले 12 साल का था, तो आज कितने का होगा 12 और 3 15 साल का होगा बेटा। तो आज 15 साल का होगा। गोपाल की वर्तमान पूछी है, वैल्यू सिस्टम लगा दो। आज बेटा विजय कितने साल का है 15 साल का, लेकिन यहां पे विजय कितने का है 3 का, तो 15 के नीचे 3, विजय के नीचे विजय की आयु आ जाएगी। गोपाल की आयु पूछी है तो गुणा 7 का कर दो, 5 और 7 5 कितना आ गया बेटा 35 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका 35 वर्ष, इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। 45 किलोमीटर, देखो मैंने एक अभी क्वेश्चन आया था रेलगाड़ी का, तो वहां मैंने बताया था 45 किलोमीटर पर आवर की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो गुणा 5/18 कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो 25/2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आराम के लिए ताजगी, देखो बेटा आराम से हमें क्या होता है, एक तरह से मैं कहूं बेटा, जब रेस्ट करते हैं तो एकदम फ्रेश होते हैं, तो स्नान के लिए क्या होगा बेटा, ध्यान रखना क्लियर स्वच्छता, जैसे आराम से ताजगी मिलती है ऐसे ही स्नान से जो बॉडी है बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, देखो बेटा अशोक की बात कर रहे हैं हम, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, देखो अशोक यहां से 8 किलोमीटर गया दक्षिण की तरफ, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, अंत में पूरब की तरफ गया 3 किलोमीटर चला। अशोक शुरू से किस दिशा में, देखो स्टार्टिंग में यहां पे था, अब यहां पे है, तो शुरू से कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, और दूरी पूछे तो कितनी है बेटा 3 किलोमीटर। तो ध्यान रखना अशोक शुरू से दक्षिण दिशा में और 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 19-23, देखो बेटा यहां पे भी आप 4 जोड़ दो, यहां पे कितना जोड़ा है बेटा, एक बार रुको, 19 और 4 23, 23 और 4 27, यहां फिर कितना जोड़ दिया, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 4 का है, यहाँ 3 का है, तो आगे 4 का आ जाएगा और कितना आ जाएगा 37। डबल सीरीज चल रही है, ध्यान रखना, पहले 4 का अंतर, फिर कितने का अंतर है 3 का अंतर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को 969504 लिखा है, तो देखो बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 5 किसको लिखा है, आप 5 देखो टी को लिखा है, तो 5 किसको लिखा है टी को लिखा है, तो इसके बाद देखो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा इनमें, तो टी इसका मतलब पहला ही आ गया, नहीं तो 6 को भी देख लो एक बार, 6 किसको लिखा है आई को लिखा है, तो 6 किसको लिखा है आई को, बाकी आगे बेटा चेक ही मत करो आप, ठीक है। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 49वें का, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी, रीता रानी के बाईं ओर है, देखो बेटा रीता रानी के बाईं ओर है, यहां रीता बैठी है और ये रानी के बाईं ओर है, मैं ले रहा हूं बेटा उधर की तरफ मुख करके बैठी है, जैसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से ले रहा हूं, तो रानी के बाईं ओर कौन हो गई रीता हो गई, रीता रानी के बाईं ओर है।
मैरी रानी के दाईं ओर है, मैरी रानी के दाईं ओर है, रानी के दाईं ओर, मैरी हो गई। रीमा रानी और मैरी के बीच में, रीमा रानी और मैरी के बीच में। तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर है, देखो बाएं से दूसरे स्थान पर, इधर से लगा रहा हूं बेटा मैं, तो इधर से फोटो में मैं बेटा इफ कंडीशन से ले रहा हूं, तो फोटो में कौन आ जाएगी बेटा, इसका मतलब रानी आ जाएगी। तो इसके बाद देखो ये पेपर आपका यहीं पे हो गया है। अब मिलते हैं बेटा अगले पेपर में।